जय हिंद प्यारे साथियों, आशा करता हूं कि आप अच्छे होंगे और मन लगा के पढ़ रहे होंगे। मैं मिस्टर कुमार स्वागत करता हूं आपका आपके अपने एजुकेशन बायर सिविल सर्विसेज यूट्यूब चैनल में। प्यारे स्टूडेंट्स, हम परिचर्चा कर रहे हैं सिविल सेवा प्रारंभिक टेस्ट सीरीज 2025। जी हाँ, दृष्टि आईएएस की जो टेस्ट सीरीज 2025 है प्रीलिम्स को टारगेट करके, उसके बारे में एजुकेशन बायर आपको दृष्टि आईएएस के 30 टेस्ट आपसे डिस्कस करेंगे, जिसमें स्टूडेंट्स आपसे जो 20 टेस्ट होंगे वो है टेस्ट जो होंगे जीएस पेपर नंबर 1 से आपसे संबंधित होंगे और 10 टेस्ट आपके सीसैट ओरिएंट होंगे। जी हाँ, सीसैट को टारगेट करके आपसे चर्चा किए जाएंगे। प्यारे बच्चे, अगर आप भी हमारे एजुकेशन बायर सिविल सर्विस यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं तो तहे दिल से आपका स्वागत है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ में शेयर कर दीजिएगा। स्टूडेंट्स, अब तक हमने 3 टेस्ट आपसे चर्चा कर लिए हैं जीएस के। ये टेस्ट नंबर 4 है जो कि आपका सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट मतलब कि सीसैट का है। प्यारे बच्चे, इसका पार्ट नंबर आपसे 1 हमने चर्चा कर लिया है, जिसमें 20 क्वेश्चन के आसपास हमने आपसे डिस्कस की हैं। इस क्लासेस में पार्ट नंबर ये 2 है। अगर आपने नहीं देखा है तो देखिएगा। जो भी स्टूडेंट्स मुझसे पर्सनली क्वेश्चन पूछना चाहता है तो मुझे इंस्टा पर फॉलो कर सकते हैं। इसकी अगर कोई भी पीडीएफ पाना चाहते हैं, इससे रिलेटेड और भी अन्य कोई पीडीएफ पाना चाहते हैं तो आप टेलीग्राम पर मुझे फॉलो कर सकते हैं। लिंक्स दोनों के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। फेसबुक पर भी मुझे फॉलो कर सकते हैं, सागर जिकारा के नाम से आईडी है, वहाँ पर जाकर के पर्सनली मुझसे भी क्वेश्चन वहाँ पर पूछ सकते हैं। आप कमेंट्स बॉक्स में भी जो भी आपका क्वेरी है उसको भी आप मुझसे पूछ सकते हैं। प्यारे बच्चे, लास्ट क्लासेस में जो आपसे क्वेश्चन था वो क्वेश्चन नंबर 20 था। आइए जान लेते हैं 20 नंबर के क्वेश्चन के बारे में, फिर आगे बढ़ेंगे। देखिए क्वेश्चन क्या था इसका मैं आपको बता दूं। यहाँ पर पूछा गया था, कोडिंग डिकोडिंग से क्वेश्चन था ये। इकोनॉमी को FBPMPLX लिखा जाता है तो पॉलिटी को किस प्रकार लिखा जाएगा। अब कोडिंग डिकोडिंग में देखोगे, अगर आप देख रहे हैं यहाँ पर क्या हो रहा है, 5 है, क्योंकि इसका कोड क्या होता है, 5 होता है बच्चे। 5, 3, 15, 14, फिर 15, 13 और 25। देखो 5 में अगर आप 1 जोड़ रहे हैं तो 6 हो रहा है, मतलब कि 6 हो रहा है तो प्लस हो रहा है। वहीं आप देखोगे 3 में बच्चे आप देखोगे माइनस हो रहा है, मतलब कि 1 माइनस हो रहा है तो बी हो रहा है, मतलब 2 हो रहा है। और है 15, अगर आप देखोगे 15 में प्लस 1 हो रहा है तो बच्चे 16 हो रहा है, मतलब कि पी का कोड 16 होता है। तो इसी तरीके से आपसे पूछा है। वैसे ही आप देखोगे अगर माइनस में करूँ, ठीक है, अगर मैं माइनस करूँ, पी में से -1 कम करोगे तो ओ आ जाएगा। अब देखिए ओ कहाँ पर है, तो आंसर ए नहीं होगा, आंसर आपका डी नहीं होगा, क्योंकि ओ इसमें। वहीं अगर पॉलिटी मतलब कि पी ओ की बात कर ले तो ओ में अगर +1 करोगे तो क्या आएगा, मतलब पी आएगा। ठीक है, अब यहाँ पर पी नहीं है, यहाँ पर एम है तो बी भी नहीं है। तो आंसर क्या है इसका, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मतलब कि OPJK इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। इंग्लिश वाले बच्चे वीडियो को पॉज करके आप क्या करेंगे, पैसेज को पढ़ेंगे, बताइएगा, लीजिएगा, आपको भी टाइम दिया जाएगा पूरा। ऑप्शंस ये हैं इसके, दूसरा ये है आपका। इंग्लिश वाले स्टूडेंट्स, नहीं तो स्टूडेंट्स कहते हैं सर इंग्लिश का, इंग्लिश वाले स्टूडेंट्स भी आप करें, वीडियो को पॉज करें, आंसर देने का प्रयास करें। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन है आपका परिच्छेद से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन क्या है आइए जान लेते हैं। परिच्छेद देखते हैं सर, देखिए क्या पूछा गया है। क्वेश्चन है आपका परिच्छेद 1 में कह रहे हैं, द्वितीय विश्व युद्ध के अंत ने वैश्विक राजनीति में एक महत्वपूर्ण बदलाव को चिन्हित किया है। संयुक्त राष्ट्र की स्थापना का उद्देश्य वैश्विक स्तर पर भविष्य के संघर्षों को रोकते हुए राष्ट्रों के बीच शांति, सुरक्षा, सहयोग को बढ़ावा देना था। हालांकि इसके तुरंत बाद हुए शीत युद्ध ने इस नए अंतर्राष्ट्रीय संगठन की सीमाओं को उजागर कर दिया और इन चुनौतियों के बावजूद संयुक्त राष्ट्र ने शांति अभियानों, मानवाधिकारों को बढ़ावा देने और विभिन्न क्षेत्रों में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। मतलब कि आपसे पूछा गया है द्वितीय सेकेंड वर्ल्ड वार के बारे में ये क्वेश्चन पूछ रहा है। ठीक है, आपका जो पैसेज दिया रखा है और उसमें जो संगठन बने थे उनसे रिलेटेड आपका क्वेश्चन पूछा जा रहा है। इट्स क्लियर है नो? तो आइए देख लेते हैं इसके ऑप्शंस क्या हैं, क्या आपसे पूछा गया है। विकल्प की तरफ बढ़ते हैं। ये कह रहे हैं आपसे, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सर्वाधिक तर्कसंगत और विवेकपूर्ण निष्कर्षों को सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है जिन्हें इस परिच्छेद से प्रतिपादित किया जा सकता है।
ऑप्शन नंबर ए, संयुक्त राष्ट्र वैश्विक संघर्षों को रोकने के अपने मिशन में विफल रहा है। मतलब कि संयुक्त राष्ट्र क्या है, वैश्विक संघर्षों को रोकने में अपने मिशन में विफल रहा है, ये कह रहे हैं। बी में कह रहे हैं कि शीत युद्ध ने शांति को बढ़ावा देने में अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के सामने आने वाली चुनौतियों को उजागर किया। सी, संयुक्त राष्ट्र अपनी स्थापना के बाद पूरी तरह अप्रभावी रहा। और डी, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद के युग में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग अब प्रासंगिक नहीं रह गया है। वीडियो को पॉज करें, करेक्ट आंसर बताएं। आई होप आपने इसका राइट आंसर दिया होगा। देखिए बच्चे, यहाँ पर जो आपका बी है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मतलब कि बी में कहा गया है शीत युद्ध ने शांति को बढ़ावा देने में अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के सामने आने वाली चुनौतियों को उजागर किया। किसने? IUCN ने। ये बात एकदम सही है। और यहाँ पर जो ए है ये कह रहा है संयुक्त राष्ट्र वैश्विक संघर्षों को रोकने में विफल रहा है। नहीं, उसने लास्ट में भी आपसे देखो बोला है कि इन सब के बावजूद भी भूमिका निभा रहा है। देखो, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, तो इसलिए आप देखोगे इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है 22। उपर्युक्त परिच्छेद के संदर्भ में निम्नलिखित पूर्व धारणाएं बनाई गई हैं। अब ये पूर्व धारणाओं से रिलेटेड क्वेश्चन है। अब पूर्व धारणाओं में देखिए क्या पूछा है। पहला स्टेटमेंट है कि वैश्विक शांति और सुरक्षा बनाए रखने के लिए अंतर्राष्ट्रीय संगठन महत्वपूर्ण है। ठीक है, वैश्विक शांति के लिए, सुरक्षा बनाए रखने के लिए क्या है, अंतर्राष्ट्रीय संगठन महत्वपूर्ण है। उसके अलावा दूसरे में कह रहा है कि शीत युद्ध के कारण संयुक्त राष्ट्र अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने में अप्रभावी हो गया। उपयुक्त में से कौन सी पूर्व धारणा या धारणाएं मान्य है? ऑप्शन नंबर ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, डी ना तो एक ना ही दो। वीडियो को पॉज करें, करेक्ट आंसर बताएं। तो स्टूडेंट्स 22 का जो करेक्ट आंसर आप बताने का प्रयास कीजिएगा। आई होप आप इसका राइट आंसर दे रहे होंगे। देखिए यहाँ पर जो पहला स्टेटमेंट है वो सही हो जाएगा कि वैश्विक शांति और सुरक्षा को बनाए रखने के लिए अंतर्राष्ट्रीय संगठन महत्वपूर्ण है। और दूसरा गलत है कि शीत युद्ध के कारण संयुक्त राष्ट्र अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने में अप्रभावी हो गया है। नहीं सर, वो अप्रभावी नहीं हुआ है, बल्कि वो आज भी आप देखोगे अपनी प्रासंगिकताओं को बढ़ावा दे रहा है और आज भी अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने का प्रयास कर रहा है। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। मतलब कि विकल्प ए सही है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चे क्या है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, ये एक परिच्छेद दे के रखा है, मतलब कि एक पैराग्राफ है और इसको लेकर के क्वेश्चन आपसे पूछ रहे हैं। चलिए जानते हैं परिच्छेद नंबर 2 के बारे में। देखिए ये कह रहे हैं भारत के स्वतंत्रता आंदोलन की विशेषता महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस जैसे लोगों के नेतृत्व में विरोध प्रदर्शनों, सवर्णीय अवज्ञा आंदोलनों अभियानों और जन आंदोलनों की एक श्रृंखला थी। यह आंदोलन विविधतापूर्ण था, जिसमें विभिन्न गुट स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए अलग अलग तरीकों से वकालत कर रहे थे। गांधी के अहिंसा और सवर्णीय अवज्ञा के दर्शन ने एक केंद्रीय भूमिका निभाई। हालांकि अतिवादी गुटों का मानना था, जो अतिवादी गुट थे उनका मानना था कि ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकने के लिए सशस्त्र संघर्ष आवश्यक था। इन मतभेदों के बावजूद आंदोलन अंततः वर्ष 1947 में औपनिवेशिक शासन को समाप्त करने में सफल रहा। आइए अब आपसे पूछा क्या है। देखिए ये कह रहे हैं निम्नलिखित में से कौन सा कथन सर्वाधिक तर्कसंगत और विवेकपूर्ण निष्कर्षों को सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है, जिन्हें इस परिच्छेद से प्रतिपादित किया जा सकता है? ऑप्शन नंबर ए, भारत की स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए अहिंसा ही एकमात्र तरीका था। बी, भारत के स्वतंत्र आंदोलन की सफलता पूरी तरह गांधी जी के नेतृत्व के कारण थी। और सी, स्वतंत्रता आंदोलन के भीतर विधिक दृष्टिकोणों ने भारत की अंततः स्वतंत्रता में योगदान दिया। डी में कह रहे हैं कि भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में सशस्त्र संघर्ष सबसे प्रभावी रणनीति थी। वीडियो को पोस्ट करें, करेक्ट आंसर बताएं, क्या राइट आंसर इसका हो जाएगा। आई होप आपने इसका राइट आंसर दिया होगा। देखिए बच्चे, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि जब स्वतंत्रता आंदोलन के भीतर विविध, आप देखोगे विविध दृष्टिकोणों ने भारत की अंततः स्वतंत्रता में योगदान दिया। मतलब कि जो आतंकवादी विद्रोह से कर रहे थे, मतलब कि हिंसाओं के माध्यम से कर रहे थे, जो नरम दल गरम दल था, और महात्मा गांधी जी के नेतृत्व से भी कहीं ना कहीं आप देखोगे बहुत अधिक मात्रा में भारत में सहयोग मिला, कोऑपरेट उन्होंने किया और भारत को स्वतंत्रता अंततः जाकर के योगदान दिया। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, उपर्युक्त परिच्छेद के संदर्भ में
निम्नलिखित पूर्व धारणाएं बनाई गई हैं। ये पूर्व धारणाओं से रिलेटेड क्वेश्चन है। अब यहाँ पर दो स्टेटमेंट दे के रखे हैं। पहला, आंदोलन के अंतर्गत विभिन्न गुटों ने स्वतंत्रता की दिशा में बाधा उत्पन्न की। यहाँ पर बाधा उत्पन्न की बात कर रहा है कि बाधा उत्पन्न की थी। इनके अलावा दूसरे में कह रहे हैं आपसे, अहिंसा भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का केंद्रीय विषय थी। जो अहिंसा थी वो केंद्रीय विषय थी। उपर्युक्त में से कौन सी पूर्व धारणा या पूर्व धारणाएं मान्य हैं या फिर हैं? ऑप्शन नंबर ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, डी ना तो एक ना ही दो। प्यारे बच्चे इसका करेक्ट आंसर बताइएगा। देखिए पहला स्टेटमेंट इसमें सरासर गलत है, क्योंकि ये कह रहे हैं कि आंदोलन के अंतर्गत विभिन्न गुटों ने स्वतंत्रता की दिशा में बाधा उत्पन्न की। नहीं सर, विभिन्न जो गुट थे उन्होंने क्या किया था, उन्होंने सहयोग किया था। क्या किया था? उन्होंने सहयोग करने का प्रयास किया था। इसको ध्यान में रखना है। दूसरा स्टेटमेंट इसमें करेक्ट हो जाएगा कि अहिंसा भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का केंद्रीय विषय थी। तो यहाँ पर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर केवल बी इसका करेक्ट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 25 नंबर देखिएगा, क्वेश्चन क्या है। ये कह रहे हैं यदि 9 @ 4 @ 3 बराबर 7 है, 5 @ 8 @ 7 बराबर 2 है, 4 @ 6 @ 7 बराबर 8 है, तो आपसे पूछा है 2 @ 7 @ 9 का मान ज्ञात कीजिए। मतलब कि आपको बताना है कि 2 @ 7 @ 9 का क्या मान होगा। अब वीडियो को पॉज करें, इसका आंसर अपने स्तर पर अटेम्प्ट करें। प्यारे बच्चे आपने इसका राइट आंसर देने का प्रयास किया होगा। देखिए इसमें क्या है, मैं आपको बताने का प्रयास करता हूँ। पूछा आपसे क्या है, यहाँ पर देखोगे 9 है, @ की जगह आपको अपनी तरफ से जो भी चिन्ह रखना है, कुछ भी आप करें, प्लस करें इसको या फिर मल्टीप्लिकेशन करें, माइनस करें, ऐड करें, जो भी आपको करना है, बट लाना आपको 7 है। कैसे आप लाओगे? आइए देखो, अगर मैं कहूँ आपसे इसको प्लस कर लेते हैं और इसको भी प्लस कर लेते हैं, सबको इसको जोड़िएगा महोदय। देखो 4 और 3 7 होते हैं, 7 और 9 कितने होते हैं? 16 होते हैं। इट्स क्लियर है नो? अगर हम 16 को प्लस कर देंगे तो 7 बनेगा। कितना बनेगा? 7 बनेगा। वैसे ही आप देखोगे 5 यहाँ पर प्लस कर दो, यहाँ पे प्लस का निशान लगा दो दोनों जगह, @ की जगह। 8 और 5 कितने होते हैं महोदय? 13 होते हैं। और 13 और 7 कितने होते हैं महोदय? 20 होते हैं। ठीक है, अगर आप इसको जोड़ोगे 2 और 0 को कितना आएगा? 2 आएगा। वैसे ही इसका है, अब इसी में कर लो। अब देखो 2 + 7 + 9, अगर आप इसको जोड़ दोगे 7 और 2 9, और 9 कितने होते हैं? 9 + 9 कितने होते हैं? 18 होते हैं, मतलब कि 18 होते हैं। प्लस करोगे तो कितना आ जाएगा? 9। तो प्यारे बच्चे इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। ऐसा ही क्वेश्चन लास्ट ईयर्स आपसे क्वेश्चन पूछा गया था। 23 में भी ऐसा क्वेश्चन पूछा गया था, 24 में भी ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछा जा चुका है यूपीएससी के द्वारा। तो ये बड़े इजीली क्वेश्चन है, इसमें ज़्यादा कुछ था नहीं, लेकिन महोदय कठिन भी क्वेश्चन है। जब क्वेश्चन नहीं बनता है तो कठिन हो जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, परंतु उसके साथ साथ इंग्लिश वाले एस्पिरेंट्स को भी हम साथ लेके चलेंगे। ठीक है, क्वेश्चन को आप भी पढ़िएगा, पैसेज को आंसर देने का प्रयास कीजिएगा बच्चे। 22 पैसेज पढ़िएगा, पहले पैसेज पढ़िएगा, वीडियो को पोस्ट करके, है ना। फिर उसके बाद में क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें। ठीक है, क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें। ऑप्शंस ये हैं 24 क्वेश्चन, ऑप्शंस ये हैं 25 क्वेश्चन, आप भी करें अपने स्तर पर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है आपका 26। अब यहाँ पर ये क्वेश्चन बड़ा अच्छा क्वेश्चन है और सॉलिड क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। जरा समझेंगे तो मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ, ताकि देखिए क्वेश्चन को समझिएगा बच्चे। 26 नंबर है, क्वेश्चन में क्या है आइए जान लेते हैं, समझने का प्रयास करते हैं। देखो है क्या, ये कह रहे हैं कि 1 से 495 तक सभी संख्याओं को एक साथ गुणा करने से प्राप्त संख्या के अंत में शून्यों की संख्या ज्ञात करो। मतलब कि आपसे 0 डिजिट पूछा है, 0 नंबर कितने आएंगे ये पूछा है ना। प्यारे बच्चे 0 डिजिट निकालने के लिए हम क्या करते हैं, हमें पता है कि 0 जो बनता है, जो ये शून्य है, ये जो बनेगा ये केवल 2 संख्याओं से बनेगा। किससे? 2 से और 5 के, ये आप देखोगे गुणज से ये शून्य बनेगा, और किसी से आपका शून्य नहीं बनेगा बच्चे। ठीक है, और किसी से आपका शून्य नहीं बनेगा। ठीक है, आइए अब इसी को निकालने का प्रयास करते हैं। देखिए आप भी अपने स्तर पर कीजिएगा और मेरे से सीखने का प्रयास कीजिएगा। देखो
जब आप करते हैं कि सर ये आपका है 495, 495 को आप जीरो निकाल लेना, 5 से भाग दीजिएगा। जब 5 से भाग दोगे तो कितना आएगा, आप देखोगे 5 नम 45, बचेगा कितना 4, फिर से 5 नम 45, तो कितना आ गए, एक तो 99 नंबर आ गए। यहाँ पर लिखते रहेंगे, एक तो 99 जीरो आ गए प्लस। अब आपको क्या करना है, 99 को ही भाग करना है फिर से 5 को, और जब तक भाग करना है जब तक 5 से छोटा ना आ जाए। 5 से काटो, 5 ही करना 5, कितना बचेगा महोदय, 4 बचेगा, 49 हो गया। 5 नम 45, कितने आ गए, 5 नम 45, 19 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 19 आ जाएगा। तो यहाँ पर हम 19 लिख लेंगे। अब ये जो 19 है, मैं ऊपर वाली संख्या को इसको रफ कर देता हूँ। अब आपका 19 आ गया, ठीक है। अब 19 को आपको क्या करना है, 5 से फिर से डिवाइड करना है। तो आप जो 19 है इसको फिर से 5 से डिवाइड करें। 5 दिया कितना हो जाएगा, 15, क्योंकि 5 चौक 20 होते हैं, तो 3। अब 3 महोदय आप क्या है, 5 से छोटी संख्या, ये डिवाइड नहीं होगा, ठीक है, तो 3 और इसमें आ जाएगा, तो +3 कर देंगे। अब इन सब का योग कर लीजिएगा, देखिएगा 9 9 18 और +3 कितने होते हैं महोदय, 21। 21 का 1 होगा, लगे 2, 9 और 1 10 और 2 कितने हो गए, 12। मतलब कि आप देखोगे 121 इसका राइट आंसर आ जाएगा। मतलब कि टोटल योग कितना आया, 99 + 19 + 3, अगर जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा आपका 121 आएगा, ठीक है, 1 to 1 आ जाएगा, मतलब कि 121 आपका आ जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा बच्चे, बताइएगा। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर किस किस का आया था, करेक्ट आंसर बताते चलिएगा। तो डी इसका राइट आंसर आ जाएगा, 121 इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन है आपका नेक्स्ट जो पूछा जा रहा है, उसको अगर आप देखें, क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है। क्वेश्चन आपसे पूछ रहे हैं बच्चे, ये कह रहे हैं कि एक त्रिभुज की दो भुजाएं 16 सेंटीमीटर और 63 सेंटीमीटर हैं। त्रिभुज की शेष भुजाओं का मान ज्ञात कीजिए, इसके लिए त्रिभुज का क्षेत्रफल अधिकतम है। अब प्यारे बच्चे आपको बताना है कि जिसके लिए त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो दूसरा वाला जो शेष त्रिभुज है उसका आपको मान ज्ञात करना है। तो आपको क्या है, एक ट्रायंगल बना लेना है। इसमें बच्चे क्या है कि आपको 2 नंबर दे के रखे हैं, इसके 2 कोण, त्रिकोण होते हैं ना, तो 2 कोणों का मान दे के रखा है। मतलब कि जैसे 16 सेंटीमीटर इसको मान लेते हैं, मान लो, और आपका 63 मान लीजिए, इसको मान लेते हैं। तो इसके बारे में आपसे पूछा है। अब इसका आपको निकालना है, तो अंडर रूट में याद करो, वही कर्ण का स्क्वायर वगैरह वगैरह आपसे पूछा है। तो अब आपको निकाल लेना है। देखो कैसे निकालेंगे, आइए अब उसी पर मैं आपको निकाल देता हूँ। देखो 2 संख्याएं देके रखी हैं, ठीक है। आपसे विकर्ण एक पूछा है, एक विकर्ण के बारे में आपसे पूछा है। इसमें पूछ क्या रहा है, आपसे विकर्ण निकालना है आपको। और विकर्ण सॉरी आपसे बच्चे विकर्ण पूछा है। अब विकर्ण कैसे निकालोगे, देखो मुझे पता है विकर्ण का स्क्वायर। देखो अगर आप कहोगे कि सर 16 का स्क्वायर प्लस 63 का स्क्वायर, अगर आप कहोगे ये विकर्ण का स्क्वायर है, तो आप देखोगे 16 सोलियम कितने होते हैं बताइएगा। 16 सोलियम आप देखोगे 256 होते हैं। कितने होते हैं, 256 प्लस 63 का 63 से करोगे तो कितना होगा, 3996। कितना आएगा, 3996, ठीक है। अब इन सबको योग कर लो, इन सबका योग करोगे तो कितना आ जाएगा, आपका आ जाएगा अंडर रूट में 4222। कितना आएगा, 4225। अब ये किसका है सर, अगर आप देखोगे ये किसका, आपका कर्ण है ना, तो कर्ण स्क्वायर ही तो निकालना है, तो ये अंडर रूट में। तो आप देखोगे ये किसका है सर, ये होता है आपका 65 का अंडर रूट में आप देखोगे 4225 होता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर आपको देखने के लिए मिलेगा। क्या मिलेगा, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी आपको देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। तो यही आपसे पूछा था एक कण, क्योंकि 2 कणों का मान इन्होंने देके रखा था। तीसरा आपसे पूछा था, तो तीसरे पे आपको बताना था। चलिए इसका डी राइट आंसर आ जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है आपका 28, मतलब कि 28। देखिए ये कह रहे हैं x/z का मान 0 है, जबकि ठीक है x² + y² + z² बराबर m है। तो x⁴ + y⁴ + z⁴ का मान क्या होगा, ये आपसे पूछ रहा है, तो बताने का प्रयास कीजिएगा। अच्छा क्वेश्चन है। और इसका राइट आंसर क्या करेंगे बच्चे, आप मुझे इसका करेक्ट आंसर कमेंट्स बॉक्स में बताएंगे, ठीक है। जैसे आपको कुछ नहीं करना है, इसमें x/z का मान 0 है, तो 0 कब होगा महोदय बताइएगा। एक संख्या आप होती है -1 +0 और फिर उसके बाद में +1,
तो आप देखोगे इसका मान 0 ही आएगा। ठीक है, तो आप रख के इसका मान कर सकते हैं। ठीक है, चलिए मैंने आपको एक हिंट्स दे दिया है, तो आप हिंट्स के माध्यम से भी इस चीज़ को समझ सकते हैं। बताइएगा इसका राइट आंसर क्या। कमेंट्स करना मत भूलिएगा 28 का। कुछ क्वेश्चन आपसे करवाऊंगा, कुछ क्वेश्चन मैं करूँगा। ठीक है, और इसका मैं नेक्स्ट जो टॉपिक अगली क्लास जो होगी उसमें मैं आपका डिस्कस कर दूंगा। ठीक है, चलिए यहाँ पे जानिएगा। देखिए क्या है, 29 क्वेश्चन है। दी गई संख्याओं को गुणा करने पर प्राप्त परिणामों के अंत में कितने लगातार शून्य है। मतलब कि आपसे 0 पूछा है। अब 0 ये आपसे पूछा है, जैसे 1 का स्क्वायर है प्लस 2 का 4 है, 3 की घात 6 इंटू 4 की घात 8 इंटू 5 की घात 10 10 29 की घात 58 इंटू 30 की घात कितनी है 60। तो पूछा है आपसे, बताइएगा करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा। बताइएगा बच्चे, वीडियो को पॉज करके करेक्ट आंसर बताने का प्रयास कीजिएगा। चलिए आइए, आपने इसको हल करने का प्रयास किया होगा। देखो मैंने अभी आपको बताया था कि अगर आप 0 नंबर बनाते हैं, कोई आप 0 नंबर निकालना होता है तो आपको 2 इंटू 5 करना होता है, जब भी तो होते हैं 5 दूनी 10, तो कितने 0 हो गए 1। अब 0 निकालना है हमको, तो हमें क्या करना है, या तो 2 से या फिर 5 से ही हम 0 निकाल सकते हैं, और हमारे पास में कोई ऐसा नंबर नहीं है जिससे हम 0 आपको निकाल के दे सकें। 10 तो फिर डबल हो जाएगा, एक अगर संख्या की बात कर लें तो यहाँ पर आपको जो दिख रहा है, तो हमें पता है कि 5 से हम स्टार्ट करेंगे। कहाँ से स्टार्ट करेंगे, 5 से, क्योंकि 5 से ये देखेंगे। तो मुझे बताइएगा, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, अब नेक्स्ट पेपर नहीं ले सकते तो यहीं पर लिखते हैं। देखो 5 की पावर कितनी आ जाएगी महोदय, 5 की पावर कितनी आएगी, 5 की पावर 10 इंटू 10 की पावर प्लस, सॉरी यहाँ पर क्योंकि हमें वो निकाल लेना 0, तो यहाँ पर इंटू नहीं आने का, हम प्लस करके लेंगे। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर आप देखेंगे 5 की पावर 10 प्लस 10 की पावर कितनी हो जाएगी महोदय, 20 हो जाएगी, प्लस 15 की पावर कितनी हो जाएगी, क्योंकि हम 5 के इंटू में चलेंगे तो 30 हो जाएगी। ठीक है, और प्लस 20 की पावर कितनी हो जाएगी महोदय आपकी, आप देखोगे 40 हो जाएगी, क्योंकि डबल होगा, प्लस क्योंकि देखो 1 की पावर 2 है, 2 की पावर 4 है, 3 की पावर 6 है और 4 की पावर 8 है, इस तरीके से डबल चल रहा है। ठीक है, वहीं आप देखोगे 25 की पावर कितनी हो जाएगी, 25 की पावर 50 हो जाएगी, सॉरी 25 की पावर क्या हो जाएगी 50 आपकी हो जाएगी, प्लस उसके बाद है 30 की पावर क्या हो जाएगी आपकी महोदय 60 हो जाएगी। अब 60 पावर तक ही जाएंगे, उससे ज़्यादा नहीं जाएंगे, बस यही है। अब इसका आपको जोड़ लेना है, बस कुछ नहीं करना है, योग करना है इसका, और योग करके आंसर दे देना है। तो कितने हो जाएंगे, देखो कितने 0 हो जाएंगे, 10 प्लस 20 प्लस 30 प्लस 40 प्लस और 100 प्लस कितने हो गए। अब इसको जोड़ लेंगे, उसके बाद प्लस 60। तो अगर आप इसको जोड़ोगे और इसका योग करोगे तो आई होप आप इसका राइट आंसर दे देंगे। तो आप देखोगे 40 100 200 और ये हो गया 50 60, कितना हो गया 260, इसका राइट आंसर होगा। कितना हो जाएगा 200 प्लस 60, तो 260 इसका राइट आंसर हो जाएगा। कितने आएगा, इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा महोदय 260, जब आप इन सबका योग करोगे तो। ठीक है, कितना आ जाएगा 260 आपका इसका राइट आंसर आ जाएगा। चलिए, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। तो आप इस तरीके से इसका आंसर निकाल सकते हैं, और नहीं तो आप अलग मेथड से भी इसका आंसर निकाल सकते हैं, एक्स वगैरह मान के भी इसका आंसर निकाला जा सकता है, परंतु आप इसी मेथड से कीजिएगा जिस मेथड से मैं आपको बता रहा हूँ। चलिए 30 नंबर देखते हैं, 30 नंबर के बारे में देखते हैं। दी गई श्रेणी को पूर्ण कीजिए। अब श्रेणी है आपसे, ठीक है, अब तो लुप्त से क्वेश्चन पूछा, आपको बता देना है, कोई दिक्कत ही नहीं है। देखो यहाँ पर कुछ नहीं करना है आपको, बड़ा इजी वे में क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, 30 नंबर का क्वेश्चन बताइएगा। 8 इंटू ये पूछ रहे हैं 8 14 20 30 38, बताइएगा अगला जो नंबर यहाँ पर क्या आएगा, क्वेश्चन मार्क की जगह। बताया आपने, चलिए आपने इसका राइट आंसर दिया होगा। देखिए बच्चे क्या है, अगर मैं कहूँ आपसे 8 है, देखो अभाज्य संख्या अगर आप इसको बनाओगे तो मैं कहूँगा आपसे कि महोदय अभाज्य संख्या, मतलब कि इसमें अभाज्य माइनस 1 करो तो कितना आएगा 7, अभाज्य संख्या बन गई। यहाँ पर माइनस 1 करो कितना आएगा 13 13, माइनस 1 करो 19, माइनस यहाँ पे 1 करो कितना आ जाएगा 29, किसी से भाग ही नहीं होगा, 19 भी 29, केवल 1 से और 29 से ही होगा। वहीं आप देखोगे माइनस 1 करो कितना आएगा 37। अब आगे जो संख्या ऐसी आएगी
जो स्वयं आप देखोगे केवल उसी से विभाजित हो या एक से विभाजित हो। तो ऐसी संख्या क्या आप लोगे बताइएगा, ऐसी संख्या अब क्या आप लोगे बताइएगा। तो ऑप्शंस आप देख लीजिएगा, ऐसी संख्या कौन सी होगी बताइए। क्या 42 आप ले सकते हैं, 42 आप ले सकते हैं। अगर मैं कहूँ हाँ महोदय 42 अगर लें और माइनस 1 करें, ठीक है, माइनस अगर हम क्या करें 1 कर दें तो कितना आएगा 41 आएगा। तो 41 क्या किसी संख्या से विभाजित होता है क्या, 2 से होता है, नहीं होता है। 3 से होता है क्या, नहीं होता है, ठीक है। तो 41 से ही होगा और किसी से नहीं। तो मेरे हिसाब से जो आंसर आएगा वो इसमें आप देखोगे, इसमें मेरे हिसाब से 42 इसका राइट आंसर आना चाहिए, 42। और आप इसका राइट आंसर बताएं करेक्ट आंसर क्या होगा, ठीक है, क्योंकि 41 + 1 आप जोड़ोगे तो 42। हालांकि इसमें आंसर ये देखो यहाँ पर भी, इसको चलिए इसको मान लेते हैं हम, इसको 47 कर लेते हैं, 47 कर लेते हैं इसको, ठीक है। अब सही है तो 47 कर लेंगे यहाँ पे, ये डी है, डी का 47। तो मेरे हिसाब से इसका राइट आंसर आपका क्या आएगा 42 आएगा। बाकी इसमें जो आंसर दे रहे हैं ये 44 दे रहे हैं, आप भी बताइएगा कैसे ये 44 दे रहे हैं, बट मेरे हिसाब से इसका आंसर 42 आना चाहिए। बाकी का गैप आप निकाल करके देखिएगा, अपने स्तर पर भी क्वेश्चन को करिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है आपका पैसेज से रिलेटेड है, चलिए पैसेज को हम पढ़ते हैं। क्वेश्चन देखिए क्या है, परिच्छेद आपका है, ठीक है। ये कह रहे हैं आपसे वैश्वीकरण के कारण सीमा पार वस्तुओं, सेवाओं एवं श्रम के अंतरण में वृद्धि हुई है। मतलब कि वैश्वीकरण से जब जुड़ाव हुआ है तो वस्तुओं और सेवाओं के अंतरण से वृद्धि हुई है। कई देशों को व्यापार और निवेश में वृद्धि के माध्यम से वैश्वीकरण के क्या हुआ है, लाभ भी हुआ है, जिससे आर्थिक विकास को बढ़ावा मिला है। हालांकि आलोचकों का तर्क है कि वैश्वीकरण ने अमीर और गरीब के बीच की खाई को और चौड़ा कर दिया है, क्योंकि धन कुछ लोगों के हाथों में केंद्रित होता जाता है, जबकि सुभेद्य आबादी को रोजगार हानि, बुनियादी सेवाओं तक पर्याप्त पहुंच का सामना करना पड़ता है। अब यह आपको बताना है, बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सर्वाधिक तर्कसंगत और विवेकपूर्ण निष्कर्षों को सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है, जिन्हें इस परिच्छेद द्वारा प्रतिपादित किया जा सकता है। अब वीडियो को पॉज करना है और इधर आपको आंसर इसका बताने का प्रयास करना है। देखिए आंसर क्या है, ऑप्शंस यहाँ पर ये दे के रखे हैं इसके 4 के 4। ए में कह रहे हैं आपसे वैश्वीकरण के कारण सभी देशों में धन का समान वितरण हुआ है। अब देखो यहाँ पर सभी देश एक्सट्रीम वर्ड है, क्या हुआ है, समान वितरण नहीं सर, अमीर और गरीब देशों के बीच में खाई बड़ी है, ये बकवास कर रहा है इसमें। बी में कह रहे हैं वैश्वीकरण के माध्यम से आर्थिक विकास से केवल धनी लोगों को लाभ हुआ है, यहाँ पर भी एक्सट्रीम वर्ड है। सी में कह रहे हैं वैश्वीकरण मुख्य रूप से विकासशील देशों में रोजगार सृजन करने के लिए जिम्मेदार है। मुख्य रूप से मतलब कि किसको टारगेट करता है वैश्वीकरण, केवल विकासशील देशों को ही रोजगार देता है, डेवलप्ड कंट्रियों को नहीं, विकसित कंट्रियों को नहीं। डी में कह रहे हैं यद्यपि वैश्वीकरण आर्थिक विकास को बढ़ावा देता है, वहीं यह आय असमानता में भी योगदान देता है। ये बात एकदम सही है और इसका ही तो ये है, क्योंकि वैश्वीकरण से गरीब देशों में आर्थिक विकास सुनिश्चित हुआ है, परंतु आप देखोगे अमीर और गरीब देशों के बीच में या अमीर और गरीब के बीच में क्या है, एक विस्तृत रूप से खाई का भी क्या है, बढ़ावा मिला है। एक गैप है वो बढ़ गया है, कम नहीं हुआ है गरीबी और अमीर का। अमीर अमीर हो गए, गरीब गरीब हो गए। तो इसमें जो आंसर आएगा बच्चे वो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसके ऊपर क्या है, इस पर आधारित। उपर्युक्त परिच्छेद के संदर्भ में निम्नलिखित पूर्व धारणाएं बनाई गई हैं। अब यहाँ पर 2 स्टेटमेंट है। पहला, अब देखो पूर्व धारणाएं से विशेष ध्यान रखना है कुछ शब्दों का। वैश्वीकरण सुमेध्य आबादी की तुलना में धनी लोगों के लिए अधिक लाभदायक रहा है। ये कह रहे हैं कि उनके लिए क्या है, अधिक लाभदायक रहा है, क्योंकि उसने क्या की है, खाई को बढ़ावा दिया है ना, अमीरी और गरीबी के बीच का। अमीर अमीर हो गए, गरीब गरीब हो गए, तो इसने लाभ किसको ज़्यादा दिया है, बेसिकली अमीरों को लाभ दिया है। दूसरे में कह रहे हैं वैश्वीकरण का विकासशील देशों पर कोई सकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ा है, इन्होंने मना कर दिया। जबकि वो पैसेज में कह रहा है क्या, कि अमीर देश और गरीब देशों के बीच में गैप तो बढ़ा है, परंतु जो गरीब देश हैं, विकासशील कंट्री हैं, उनमें आप देखोगे आर्थिक विकास सुनिश्चित हुआ है, ठीक है। और ये कह रहे हैं कुछ नहीं हुआ है। तो आर्थिक विकास मतलब कि इसमें आप देखोगे दूसरा गलत हो जाएगा, पहला सही हो जाएगा। पूछा है उपर्युक्त में से कौन सी पूर्व धारणा या धारणाएं मान्य है, तो इसमें करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी ना तो 1। इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। केवल आप देखोगे 1 इसमें सही है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। परिच्छेद नंबर 2 क्या है, आइए जान लेते हैं इसके बारे में। देखिए
ये कह रहे हैं विश्व के कई हिस्सों में वनों उन्मूलन एक बड़ी समस्या बनी हुई है। वनों उन्मूलन का मतलब होता है पेड़ पौधों को काटना, ठीक है, वनों को काटना, जो जैव विविधता की हानि, जलवायु परिवर्तन और स्थानीय समुदायों के विघटन में योगदान दे रही है। वन कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करके वैश्विक जलवायु को नियंत्रित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। बड़े सिंपल इन्होंने पैसेज दिए हैं टेस्ट में, इतने सिंपल पैसेज नहीं मिलते हैं, ध्यान रखना यूपीएससी में, ठीक है। महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं जो ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार मुख्य ग्रीन हाउस गैसों में से एक है। वनों उन्मूलन से निपटने के अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों के बावजूद कृषि विस्तार, कटाई और बुनियादी ढांचे के विकास के कारण यह प्रथा जारी है। मतलब क्यों काटा जा रहा है कि हमें कृषि का विस्तार करना है और उसके अलावा बुनियादी ढांचा मतलब कि हमें इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना है, तो उसके कारण हम वनों को काट रहे हैं। और जब वनों को काट रहे हैं तो होने वाला जो आपका ग्रीन हाउस गैसेस हैं वो आपके खुले में घूम रही हैं, उनको अवशोषित नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि प्लांट इतने नहीं रहे हैं। अब उसी से क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सर्वाधिक तर्कसंगत और विवेकपूर्ण निष्कर्षों को सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है जिन्हें इस परिच्छेद से प्रतिपादित किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर ए है वनों उन्मूलन को रोकने से जलवायु परिवर्तन पूरी तरह रुक जाएगा। क्या ऐसा है? बी, कृषि विस्तार वनों उन्मूलन का एकमात्र कारण है। क्या एकमात्र कारण कृषि विस्तार से वनों उन्मूलन हो रहा है? नहीं ना। सी में है वनों उन्मूलन को रोकने के लिए अकेले अंतर्राष्ट्रीय प्रयास अपर्याप्त है। डी में कह रहे हैं कि स्थानीय समुदाय वनों उन्मूलन से प्रभावित नहीं होते। उसने कह दिया है कि प्रभावित हुए हैं, तो इसका राइट आंसर बताइएगा, करेक्ट आंसर क्या है। मैंने उन पर आपसे यहाँ पर टिक मारा है जो कीवर्ड है इसमें। देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। बच्चे, वनों उन्मूलन को रोकने के लिए अंतर्राष्ट्रीय प्रयास अपर्याप्त है, मतलब कि इन सब के अलावा हमें क्षेत्रीय स्तर पर, ग्रामीण स्तर पर, ठीक है, वहाँ के निवासियों के स्तर पर इस चीज़ को विस्तार देना पड़ेगा। और एकमात्र कारण इसका ये नहीं है, ठीक है, इसका एकमात्र कारण नहीं है बल्कि इंफ्रास्ट्रक्चर, क्योंकि हम अगर रोड बनाते हैं तो उसमें भी हमें वनों को काटना होता है, या कोई हम इंडस्ट्री लगाते हैं उसमें भी वनों को हमें काटना होता है। तो कई ऐसे कारण हैं। चलिए इंग्लिश वाले स्टूडेंट्स बताइएगा, वीडियो को पॉज करके करेक्ट आंसर दीजिएगा। पैसेज पढ़िएगा और इसके ऑप्शंस दीजिएगा। ऑप्शन इधर है, बताइएगा राइट आंसर क्या होगा। पैसेज पढ़ के ऑप्शंस दीजिएगा और करेक्ट आंसर बताने का प्रयास कीजिएगा। बताइएगा राइट आंसर क्या है। पैसेज नंबर 2 पढ़िएगा, करेक्ट आंसर बताइएगा। ऑप्शंस ये हैं। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाँ, एक पैसेज पर पूर्व धारणाएं आपसे पूछेगा। देखिए पूर्व धारणाएं आपसे पूछी जा रही हैं और क्वेश्चन है आपका 34। उपर्युक्त परिच्छेद के संदर्भ में निम्नलिखित पूर्व धारणाएं बनाई गई हैं। ठीक है, अब दो हैं। स्टेटमेंट पहला है वनों उन्मूलन को स्थानीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों प्रयासों से कम किया जा सकता है। एक संभावना है कि आप स्थानीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों से काम करें तो वन उन्मूलन को क्या है, कम कर सकते हैं, मतलब कि पेड़ पौधों के कटान को रोक सकते हैं या फिर वनों को और विस्तार दे सकते हैं। दूसरा है जलवायु परिवर्तन मुख्यतः वनों उन्मूलन से प्रेरित है। क्या ऐसा है कि मुख्य रूप से इसी से प्रेरित है? उपर्युक्त में से कौन सी पूर्व धारणा या पूर्व धारणाएं मान्य है? ऑप्शन नंबर ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, डी ना तो एक नहीं दो। बताइएगा राइट आंसर क्या है। देखिए इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो आप हो गया ऑप्शन नंबर ए, मतलब कि पहला स्टेटमेंट इसमें ठीक है कि वनों उन्मूलन को रोकने के लिए स्थानीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों प्रयासों की जरूरत है, परंतु जलवायु परिवर्तन मुख्य कारण आप देखोगे वनों उन्मूलन से प्रेरित नहीं है। इन सब के अलावा दोनों चीज़ें यहाँ पर हैं। एक तो आपको मानव भी है, मैन भी है, ठीक है, मैन मेड भी है, और उसके साथ साथ आपका नेचुरल भी है। ठीक है, ये दोनों इस पे काम करता है, तो इसको क्या है आपको ध्यान में रखना है। इसका राइट आंसर क्या होगा बच्चे? ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। इट्स क्लियर है नो? तो दूसरा इसमें गलत है, पहला इसमें सही है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन बड़ा ही अच्छा है, और क्या क्वेश्चन पूछा है जरा बताइएगा। मैं क्वेश्चन को थोड़ा छोटा कर देता हूँ, अब आपको क्वेश्चन की विजिबिलिटी ठीक ठाक हो रही होगी। देखिए कह रहे हैं निम्नलिखित तत्वों पर विचार कीजिए, ये आपको देकर रखे। कह रहे हैं बी और ई के बीच संबंध
व्यक्त करने के लिए कितने कथनों की आवश्यकता होगी। ये 2023 में भी आया ऐसा क्वेश्चन, 2024 में भी आया यूपीएससी के में। मैंने कहा ना ये टेस्ट पूर्ण रूप से यूपीएससी पर बेस है, ठीक है। देखिए पहला स्टेटमेंट है कि ए बी का पिता है। ए जो है बी का पिता है, जो पिता होता है तो ए जो है बी का पिता है तो ऊपर रख लेंगे, ठीक है। वहीं पर कह रहे हैं इसमें बी और ई का संबंध बताना है आपको। फिर कह रहे हैं आपसे, अब देखो इसको कनेक्ट कोई कर रहा है ए को, ये कह रहे हैं कि डी ए का पुत्र है, जो डी है वो ए का पुत्र है। अब जरा समझना, डी ए का पुत्र है, ठीक है। अब देखो यहां पर क्या पूछा है, बी और ई से पूछा है। अब देखो ये देखो देखो यहां पे पांचवा, तो पहला हमने ले लिया, तीसरा हमने ले लिया, अब पांचवे को ले रहे हैं कि ई डी की पुत्री है। ई जो है वो क्या है, ई जो है डी की पुत्री है, तो माइनस लगा देंगे। इसकी पुत्री कौन है, ई। अब आपसे पूछा है कि बी और ई के बीच संबंध को व्यक्त करने के लिए कितने कथनों की आवश्यकता होगी। तो देखो कितनों की होगी, क्या इससे संबंध आप बता सकते हैं। देखो अब मान लो इसमें संबंध, मान लो कि इसमें कहा था ना कि ए बी का पिता है, मतलब कि बी जो है ये आपका मेल भी हो सकता है और फमेल भी हो सकता है, परंतु ये भाई बहन भी हो सकते हैं और बहन भाई भी हो सकते हैं, भाई भाई भी हो सकते हैं और बहन भाई भी हो सकते हैं, ठीक है। तो ये इसका संबंध को क्या कर रहा है, व्यक्त कर रहा है। मतलब कि या तो बी इसकी बुआ होगी या फिर इसका चाचा होगा या फिर इसका ताऊ हो सकता है, यही होंगे ना, इसके सिवा तो नहीं होता। तो इसमें इससे संबंध तो निकल आया, मतलब कि ये इसके परिवार का सदस्य है। तो केवल 3 स्टेटमेंट से हम क्या कर सकते हैं, इसका आंसर दे सकते हैं। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बच्चे, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऐसा ही क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, सेम यही क्वेश्चन ऐसा ही क्वेश्चन आया था, परंतु उसमें सभी से आपका आंसर निकल रहा था, ठीक है। तो इसमें भी आपसे ऐसे ही क्वेश्चन पूछ लिए हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन है आपका 36 मतलब कि 36 नंबर। ये क्या कह रहे हैं, एक छात्र ने कंप्यूटर पर क्रमिक संख्याएं दर्ज की। कंप्यूटर ने प्रदर्शित किया कि 492 अंक दर्ज किए गए थे। दर्ज की गई अंतिम संख्या निर्धारित कीजिए। मतलब कि आपको लास्ट उसकी संख्या बतानी है कि कैसे आप उसमें निकालोगे। सेम वही क्वेश्चन है, इसके पहले भी क्वेश्चन हम कर चुके हैं, ऐसा ही क्वेश्चन लास्ट क्लासेस में किया था। बताइएगा इसका राइट आंसर। चलिए देखिए निकालते हैं। देखो महोदय नंबर है आपका 492। कितना है, 492 नंबर है। अब कंप्यूटर में जो संख्याएं होंगी क्या होंगी, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। मैं लिखने रहा हूँ, बता रहा हूँ, ये सब होंगी। अगर आप देखेंगे 492 अंक दर्ज किया गया। अगर मैं कहूँ आपसे, अगर मैं 9 से स्टार्ट करूँ और 1 का देखूँ तो कितनी होंगी, 9 हो जाएंगी, ठीक है, यही होगा। फिर मैं कहूँ आपसे कि 2 अंक की संख्याएं कितनी होंगी, तो 2 अंक के 90 होंगी, 1 अंक के तो इतनी होंगी, तो 2 अंक के कितनी होगी, 180 हो जाएगा। वहीं मैं कहूँ अगर 3 अंक की संख्याएं अगर मैं लूँ, कितनी लूँ, 3 अंक की संख्याएं अगर मैं लूँ तो कितनी हो जाएंगी, जरा मुझे बताइएगा। 3 अंक की संख्याएं अगर मैं लूँगा तो कितनी हो जाएगा, जरा समझना। 3 अंक की संख्याओं में 9 × 27 कितनी होगी, 4 डिजिट वाला ये नंबर हो गया, क्लियर। लेकिन यहाँ पर 492 ही है और ये कितनी होगी, 27, ये तो गलत हो गया। तो हम इसमें 900 नहीं लेंगे, 3 नंबर हम नहीं लेंगे। देखिए अब इसको क्या करेंगे, हम योग करेंगे। तो आप करेंगे 9 तो कितना आ जाएगा इसमें, 981, मतलब कि 189 आ गया। 189 को बच्चे अगर हम 492 से, इसमें से हम इसको माइनस करें 189 को, तो कितना आ जाएगा बताइएगा। अगर आप इसको घटाएंगे, घटाइएगा फास्ट वे में बच्चे, तो इसको अगर आप घटाएंगे तो कितना आ जाएगा। अगर आप घटाएंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 1 सेकेंड, सॉरी 1 सेकेंड रुकिएगा यार, क्या हो रहा है। देखिए 3, ये 3 0 फिर 3, तो 300 आप देखोगे 3 आ जाएगा, ठीक है। 303 इसका आ जाएगा। वहीं अगर देखिए 3 अंक की संख्याएं हैं, अब 3 अंक की संख्याएं इतनी है ना, तो 330, 3 को आप 3 से करोगे तो 3 ही करना, 301, तो कितना होगा 101। अब अगर मैं सबको योग कर दूं, मतलब कि आप देखोगे 9 प्लस कितना हो गया, फिर 90 था, 2 अंक आए और प्लस 3 अंक कितनी थी, 111, 101 थी। अब इन सबका योग अगर आप कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 9 1 10, 10 का 0 हासिल लगा 1, फिर हो जाएगा 9 1 10, तो 102 कितना आ जाएगा। इसमें आप देखोगे 200, मतलब कि 200 इसका राइट आंसर होना चाहिए। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बच्चे कहेंगे ये 9 90 कहाँ से आएगा, याद कीजिएगा मैंने आपको बताया था ना, ये जो 9 90 वाला अभी मैंने आपको बताया था कि जब 1 अंक की संख्याएं, क्योंकि अब यहाँ पर थोड़ी जगह स्पेस मेरे पास में कम है, संसाधनों का प्यारे बच्चे अभाव है और कुछ नहीं है,
बोर्ड जब हम ले लेंगे डिजिटल तो आपको फिर और भी अच्छे से चीज़ें देंगे। देखो मैंने आपको बताया था कि एक अंकीय संख्या 1 होगी, ये वाली अंक है, 2 अंकीय संख्या 90 होगी, क्या था कि नहीं। अगर मैं कहूँ आपसे कि 3 अंकीय संख्या नहीं ले सकते, बट 3 अंकीय संख्या जब हमने निकाली थी तो 303 बैठी थी घटा करके इसको, तो हमने जब 3 अंकीय संख्या निकाली तो कितने आए थे, 101 आई थी, और इन सब का मैंने क्या कर दिया 9, 90 और 101 का योग किया तो कितना आया 200 आया, मतलब कि 200 इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ तक किसी को अगर कोई डाउट हो तो आप मुझसे डाउट पूछने का प्रयास करें, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है आपका 3 संख्याएं हैं ए स्क्वायर प्लस 2 वी सी, वी स्क्वायर प्लस 2 सी ए और सी स्क्वायर प्लस 2 ए बी का औसत ए स्क्वायर प्लस बी ए प्लस सी ए है, तो निम्न में से कौन v और c के मध्य का बराबर है। बस आपको अगर ये पता होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ये वाला, तो कॉन्सेप्ट आप इसका आंसर दे सकते हैं। मुझे जहाँ तक उम्मीद है आप इसका आंसर दे सकते हैं। आई होप आपने इसका राइट आंसर देने का प्रयास कर रहे हैं और करते रहिएगा। देखिए आप प्रयास करोगे तभी आप आगे बढ़ सकते हैं, अन्यथा नहीं बढ़ सकते। देखिए बच्चे, अब मैं इस सबको तो नहीं लिखूंगा कि मैं इन सबको लिखते रहूं। देखो यहाँ पर एक सूत्र दे के रखा है a प्लस बी का, ठीक है, वही आपको करना है। तो बताइएगा इसका राइट आंसर, और कुछ नहीं करना है, केवल सूत्र रख के। अब मैं उसको सोल्व करूंगा तो बड़ा लेंथी हो जाएगा, ठीक है। इसको सोल्व करिएगा, बहुत ही इजी है, ठीक है। ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर इस तरीके से करना है, फिर भाग करना है 3 बराबर, क्योंकि 3 है ना संख्या, एक देखो यहाँ पर ए बी सी है ना, ए बी सी, ठीक है, 3 संख्या है तो भाग 3 से कर दो, फिर उसका कर दो 3, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको कर सकते हैं। आई होप आप इसका राइट आंसर जरूर देंगे, और नहीं देंगे तो मैं आपसे इसका अगले क्लासेस में डिस्कस करूंगा, ठीक है। बट इसका राइट आंसर मैं आपको बता देता हूं, सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सोल्व करिएगा इसको अपने स्तर पर, मैंने सब कुछ मैं अगले क्लासेस में इसको करूंगा, क्योंकि बच्चे पर क्वेश्चन अगर मैं आपका सोल्व करता रहूंगा तो ध्यान रखेंगे उसमें टाइम टेकिंग हो जाएगा और क्लास बहुत बड़ी हो जाएगी और क्वेश्चन कम अटेंड करेंगे। तो इस क्वेश्चन को आप करिएगा अपने स्तर पर, कुछ नहीं करना है, इसमें केवल सूत्र रखना है। जैसे मैं बता रहा हूँ ए स्क्वायर प्लस 2 वी सी ए प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 सी ए प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 ए बी। अब इसको भाग करना है आपका 3, ठीक है, तो कितना आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी ए प्लस सी ए, फिर करेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इस तरीके से आप करेंगे। फिर लास्ट में जाकर करेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बटे आपका 3। तो आप करोगे तो ए बाहर आ जाएगा, फिर उसके बाद में ए बी, ठीक है, एक कॉमन ले लेंगे तो कितना आ जाएगा ए प्लस बी, तो आप उसको कर देंगे 3a, वहाँ पर आ जाएगा बी सी ए 2a। तो इस तरीके से करोगे तो आपका राइट आंसर आ जाएगा। तो आप देखोगे 2 बराबर a आ जाएगा, तो जैसे 2 बराबर a आएगा तो आप इसको रख करते हैं, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 4a माइनस 3a स्क्वायर अपॉन a। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसमें अगला क्वेश्चन क्या होगा जानते हैं। 38 क्वेश्चन, ये जो लेंथी क्वेश्चन होगा मैं उसको आपसे जरूर डिस्कस करूंगा। आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए क्या है, ये कह रहा है कि 2 टीमें हैं, 2 टीमों ए और बी ने एक प्रतियोगिता में भाग लिया। किसी भी टीम द्वारा प्राप्त अंक टीम में खेलने वाले व्यक्तियों की संख्या की घात के बराबर होते हैं। टीम ए में 4 व्यक्ति खेले जबकि टीम बी में 5 व्यक्ति खेले। जरा समझना, ए में कितने खेल रहे हैं 4 खेल रहे हैं, और बी में कितने खेल रहे हैं 5 खेल रहे हैं। यदि टीम बी में 61 अंकों से जीत जाता है, अब जरा समझना, जो बी है ये कितने से विक्टोरी रहा 61 अंकों से जीत जाता है, ठीक है। टीम ए और बी द्वारा प्राप्त अंक ज्ञात करें। गणना आसान बनाने के लिए घात अभाज्य संख्याओं में है। बस हो गया आपका आंसर। यही इन्होंने जो हिंट्स दे दिया है यही आपको आंसर की तरफ ले जाएगा, ठीक है। आई होप आपने इसका राइट आंसर देने का प्रयास आवश्यक रूप से किया होगा। चलिए इसका राइट आंसर निकालते। देखो अब जरा समझते हैं। देखो बच्चे, अगर मैं कहूं a बराबर कितना होगा, मान लीजिए, क्योंकि a का अगर देखें तो a, क्योंकि इन्होंने बराबर दिया ना, तो मैं मान लेता हूं कुछ जो नंबर थे, जो टीमें थी, जो नंबर थे, वो नंबर मैं मान लेता हूं आपका pa था। कितना था a बराबर कितना था p मान लेता हूं, ठीक है, p था, ये a का मान है, और इसके बराबर कितना है 4x इन्होंने प्राप्त किया। कितना है 4x इन्होंने प्राप्त किया। वहीं अगर हम देखें b का जो अंक है, b का जो अंक है वो क्या है बच्चे 22 है।
तो b का क्या हो जाएगा, बाई हो जाएगा। तो b बराबर कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे b का जो कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे b कितना हो जाएगा, p हो जाएगा। सॉरी, एक सेकंड रुकिएगा, यहाँ पे कितने प्राप्त किए हैं उसने, अगर मैं कहूँ तो b बराबर कितना हो जाएगा, पी बी बराबर यहाँ पे होगा, सॉरी यहाँ पे होगा पी बी बराबर कितना था, इसको कितना मिला था, 5 मिला था, तो ये आ जाएगा 5, ये आ जाएगा आपका 5 बाई, ठीक है। अब वो कह रहा है कि b को कितने से जीत जाता है, तो 61 से जीत जाता है ना, यही तो है, यहाँ पे मैंने लिख रखे हैं 61 से जीत जाता है। अब कुछ नहीं करना है, आइए इसी को ही हम सोल्व कर देंगे। देखिए इसको मैं रफ कर देता हूँ और यहाँ पर सोल्यूशन करने का प्रयास करता हूँ। क्वेश्चन को क्वेश्चन की ही साइड में करें तो आप इजी वे में इससे सीखते हैं। देखिए तो आप कहोगे पी बी माइनस पी बी माइनस पी ए बराबर कितना है, 61 61 है। तो आप इसके p का मान रख दोगे 5 बाई माइनस 4x बराबर 61, तो कितना आ जाएगा, अगर आप करोगे तो बाई का मान कितना आ जाएगा, बाई बराबर 3 और x बराबर कितना आ जाएगा, x बराबर 3। जब इन सब का आ गया 3 और 3 आप कर लोगे तो देखो बाई की पावर कितनी आ जाएगी 3, क्योंकि आप कर लो इसको, 4 और 5 9 आ जाएगा, 9 सत्ते 63 हो जाएगा, 61, ठीक है 61 है ना। तो बाई का अगर आप करोगे, ये माइनस का है x बाई इसका 61, तो आप करोगे तो बाई बराबर 3 आ जाएगा, x बराबर 3 आ जाएगा। और इसमें अगर आप देखोगे, अब इसका मान रख देंगे, कहाँ गया, ये था ना, ये रहा देखो। तो x का मान कितना है 3 है, बाई का मान कितना है 3 है। तो मैं कहूँ 4 का अगर आप क्यू करोगे, उसके साथ साथ 5 का अगर क्यू करोगे तो कितना आ जाएगा, देखो 4 का क्यू आएगा, अगर आप करोगे 4 का क्यू कितना आएगा बच्चे, 4 का क्यू आएगा 64, ठीक है, 4 का क्यू और उसके बाद 5 का क्यू, तो देखोगे ये कितना आ जाएगा 64 और ये आ जाएगा 125, 5 पंजे 25 पंजे 125, 4 चौक 16 चौका 64। तो राइट आंसर जो होगा आप देखोगे 64 और 125 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, मतलब कि राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बस यही इसमें आपको क्या था, निकालना था। तो इसका बच्चे क्या हो जाएगा, बी राइट आंसर हो जाएगा, 64 और 125 इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। आइए क्वेश्चन आपका 49, ये कह रहे हैं x का a प्लस y का b प्लस z का c का मान ज्ञात कीजिए। यदि a का x बराबर कितना है 16 है, y का 81 है और c का 125 है, तो a b c अभाज्य संख्या है, साथ ही a b c x y z धनात्मक पूर्णांक है। तो बस आपको बताना है a b c का। देखो मुझे एक बात बताओ यार, अगर आपने इस क्वेश्चन को किया है तो आप इसका राइट आंसर दे सकते हैं, बहुत ही इसमें ज़्यादा कठिन क्वेश्चन नहीं है। मैं आपसे अगर पूछ लूँ तो आप इसका आंसर दे दोगे। देखो कैसे, ये कह रहे हैं कि जो a है, a की पावर x देके इन्होंने कहा है 16, 16 किसका है सर, 16 आप देखोगे 2 का क्या है 4 है, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, यही होगा ना। वही अगर हम देखें 81 किसका है सर, 81 आपका 3 की, अगर आप देखोगे क्योंकि इसमें कहा है ना कि बाई की पावर बी की पावर बाई है, तो मैं कहूँ अगर 3 की पावर 4 कर दोगे तो 81 बनेगा। वही ये कह रहे हैं कि सी की पावर जेड है, अगर मैं कहूँ आपसे कि महोदय 5 की पावर अगर आप 5 की है ना, हाँ 5 की पावर अगर हम 3 कर दें तो 125 आएगा कि नहीं, तो यही अब आपको करना है और इसमें कुछ करना ही नहीं था बस। तो ए का मान कितना आ गया, 2 आ गया। देखो ए का मान कितना है 2 है, बी का मान कितना है 3 है, सी का मान कितना है 5 है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर सबका मान हमें मिल रहा है, x का मान कितना है 4 है, y का मान कितना है 4 है, z का मान कितना है 3 है, सबके मान मुझे निकाल लेते। देखो a का मान कितना है, यहाँ पे लिख देता हूँ, a का मान 2, b का मान 3 और c का मान कितना है 5, ठीक है। वही अगर मैं कहूँ आपसे इधर लिख लेते हैं, x का मान कितना है 4, y का मान कितना है 4 और z का मान कितना है 3, बस यही करना है, हो गया आंसर। अब आपको क्या करना है, जो आपसे पूछा है उसका ही आपको बता देना है। इन सबके धनात्मक आपको बताने, धनात्मक पूर्णांक क्या है। तो देखो 2 का अगर आप 4 का करो, 4 का स्क्वायर आप करो और इसका भी क्या करोगे 4 का क्यू करो, ठीक है। उसके बाद आप 3 का कितना करना है आपको
3 की पावर 5 कर रही है, क्योंकि सी का मान है, बस आप निकाल लो। तो इनके ही पूछे, देखो 4 चौक 16, ठीक है। अब 4 चौक 16 चौका 64, कितना आ जाएगा, इसका आएगा 64, और अब 3 की पावर 5 है तो कितना आ जाएगा आपका 243 आ जाएगा, 243। इन सबको क्या करना है बच्चे, आपको योग कर देना है। अब इन सब का योग कर लो, ये 64 है बच्चे, इन सब का योग कर लो। 6 4 10, 3 13 का 3, हाथ से लगे कितने, 1, 6 4 10 12 का 2 1, और यहाँ पर 3, तो आ जाएगा 3 2 3, ठीक है। आप देखो 3 2 3 हो जाएगा, तो ऊपर है ना, वो ऊपर है 3 2 3, मतलब कि 323। यहाँ पर देखो 323, सी इसका राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है। 323 इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा, ठीक है। अगर जिस स्टूडेंट्स के समझ में नहीं आया, एक बार पुनः इसको अपने स्तर पर भी करें और पुनः वीडियो को यहाँ पे पोस्ट करके समझें और देखें, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपका 40 नंबर, मतलब कि 40 नंबर क्वेश्चन क्या है, आइए उसको जानते हैं, लेकिन मैं इसको रफ कर देता हूँ। ये कह रहे हैं प्रताप किसी कार्य को करने में विमल से 3 गुना अच्छा है। मतलब कि देखो यहाँ पर क्या है, प्रताप है एक और यहाँ पर विमल है। तो मान लीजिए विमल x में करता है तो प्रताप 3x में करता है, ठीक है, ठीक है। दोनों मिलकर एक कार्य को 39 दिवसों में, मतलब कि दिनों में पूरा करते हैं। प्रताप अकेले उस कार्य को कितने दिवसों में पूरा करेगा। बहुत इजी क्वेश्चन है, कोई इसमें ऐसा वो नहीं है कि आपको बहुत ज़्यादा कुछ इसमें करना पड़ेगा, ठीक है। आप इसका राइट आंसर आसानी से दे सकते हैं। बताइएगा इसका करेक्ट आंसर क्या है। देखिए प्रताप और विमल का एक दिन का कार्य आप अगर निकालोगे तो कितना आ जाएगा, बताइएगा। प्रताप और विमल का एक दिन का कार्य अगर आप निकालोगे तो 39 दिन में करते हैं, तो आप निकालोगे तो 1/39, ठीक है। वहीं 1/39 कार्यों को प्रताप और विमल के बीच में विभाजित करने पर कितना आ जाएगा, तो आप करोगे, अगर विभाजित करोगे तो ये प्लस हो जाएगा। तो आप देखोगे, मतलब कि अगर 1 मान्य है, ये 3 मान्य है तो 4 हो जाएगा, मतलब कि 1/4, और 1/39 इंटू 1/4। जब आप इसको करोगे, अब इसको सोल्यूशन में आप लाओगे तो आप एक दिन का कार्य इनका निकाल सकते हैं। मैं कहूँ आपसे 1 - 1/4 तो कितना आ जाएगा, 3/1/4, एक दिन का कार्य है। तो इसका आप अब निकाल लीजिएगा। इसका आंसर जब आप निकालोगे तो कितना आ जाएगा, 3 3 9, 1/9, 1 सेकेंड, 3 3 9, 3 का 3, 3 3 9, 13 चौका 52। अब टोटल जो कार्य है, अब प्रताप जो करेगा उसमें पूछा ना कि प्रताप अकेले उस कार्य को कितने दिवसों में करेगा, तो आप देखोगे 13 × 4, तो 13 चौका 52, कितने दिन में करेगा बच्चे, 52 डे में करेगा। मतलब कि राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आप इसका राइट आंसर ऐसे निकाल सकते हैं। कोई इसमें बहुत बड़े हाथी घोड़े बैल नहीं थे, जो कि मैं रीजनल में आपसे बात करता हूँ कभी कभी। चलिए, तो इसका राइट आंसर बच्चे क्या हो जाएगा, 52 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो कि आपका पैसेज पर आधारित है। जानते हैं पैसेज के बारे में। आइए, परिच्छेद देखिए क्या है। परिच्छेद है आपका, ये कह रहे हैं कि हाल ही के वर्षों में व्यक्तिगत और सामाजिक दोनों स्तरों पर मानसिक स्वास्थ्य विकारों को संबोधित करने की आवश्यकता है, को मान्यता प्राप्त हुई है। मतलब कि मानसिक स्वास्थ्य को लेकर के, सामाजिक और मानसिक दोनों स्तर पर, ठीक है। मानसिक स्वास्थ्य विकार विश्व भर में लाखों लोगों को प्रभावित करते हैं, फिर भी सहायता लेने के प्रति पूर्वाग्रह अभी भी विद्यमान है। मानसिक स्वास्थ्य की स्थिति वाले कई व्यक्तिगत उपचार प्राप्त नहीं कर पाते हैं, जिससे बेघर होना, बेरोजगार, मतलब कि बेघर होना है, बेरोजगारी और मादक द्रव्यों के सेवन सहित कई तरह की सामाजिक समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। मानसिक स्वास्थ्य को संबोधित करने के लिए एक व्यापक दृष्टिकोण की आवश्यकता होती है, जिसमें स्वास्थ्य सेवा प्रणाली, नीति निर्माता और सामुदायिक समर्थन शामिल है। अब यहाँ पर आपसे पूछ रहे हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन परिच्छेद से निकलने जा सकने वाले सर्वाधिक तार्किक और विवेकपूर्ण निष्कर्षों को सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है। ऑप्शन नंबर ए है, मानसिक स्वास्थ्य संबंधी मुद्दों से संबंध पूर्वाग्रह पूर्णतः समाप्त हो गए हैं। बी, मानसिक स्वास्थ्य की समस्या से निपटने के लिए कई क्षेत्रों में समन्वित प्रयासों की आवश्यकता है। और सी, मानसिक स्वास्थ्य विकार केवल मादक मादक द्रव्यों के सेवन के कारण होती हैं। और डी कह रहे हैं, मानसिक स्वास्थ्य विकार समाज पर महत्वपूर्ण प्रभाव नहीं डालते हैं। ये देखिए,
बताइएगा इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। आपने इसका राइट आंसर बताने का प्रयास किया होगा बच्चे। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि मानसिक स्वास्थ्य की समस्या से निपटने के लिए कई क्षेत्रों में समन्वय प्रयासों की आवश्यकता है। आपको सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, भौगोलिक और भौतिक सभी समस्याओं को समाधान करने के लिए लाना पड़ेगा अगर मानसिक स्वास्थ्य को आप कर रहे हैं तो। बी इसका राइट आंसर होगा और बाकी के इसमें गलत हैं। इंग्लिश वाले एस्पिरेंट्स बताइएगा क्वेश्चन, लीजिएगा क्वेश्चन 35 बताइएगा। 36 मैथ के क्वेश्चन भी हैं। ये क्वेश्चन आपको मिला है पर्सनली होमवर्क के रूप में। 38 उसके बाद 39 इजी था। 40 पैसेज पढ़िएगा आराम आराम से। लीजिए ऑप्शंस। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वीडियो को पॉज करें, राइट आंसर देने का प्रयास करें। उपयुक्त परिच्छेद के संदर्भ में निम्नलिखित पूर्व धारणाएं बनाई गई हैं। मादक द्रव्यों का सेवन बेघर होने का प्रमुख कारण है। अगर बेघर हो रहे हैं तो उसका एक कारण ये भी है, मादकों का सेवन करना मतलब कि नशीली दवाओं का सेवन करना। दूसरा है समाज में मानसिक स्वास्थ्य संबंधी मुद्दों को प्राय नज़रअंदाज कर दिया जाता है। उपर्युक्त में से कौन सी पूर्व धारणाएं या पूर्व धारणा बनाए मान्य हैं। ऑप्शन नंबर ए केवल एक, बी केवल 2, सी एक और दोनों, डी ना तो एक नहीं तो। बताइएगा राइट आंसर क्या हो जाएगा। बच्चे पहला स्टेटमेंट गलत है कि मादक द्रव्यों का सेवन बेघर होने का प्रमुख कारण है। ऐसा नहीं है, केवल हाँ ये एक कारण इसमें है, आप इसको एक कारण के रूप में सूचीबद्ध कर सकते हैं, लेकिन प्रमुख कारण यही है नहीं, ये ऐसा नहीं है। दूसरा सही है कि समाज में मानसिक स्वास्थ्य संबंधी मुद्दों को प्राय नज़रअंदाज कर दिया जाता है। बोलते हैं ये मानसिक बीमारी नहीं है। कई बार तो आप देखोगे इसको बीमारी के रूप में नहीं लिया जाता है। कई बार तो कहते हैं कि ऐसी हो गया है थोड़ा सा, लेकिन ये एक बहुत बड़ी क्राइसिस है और इस पर समाज में खुलकर बात भी नहीं हो पाती है। चलिए अगला परिच्छेद की बात कर लेते हैं। देखिए, लोकतांत्रिक समाजों में मीडिया सरकारों को जवाबदेह बनाने और पारदर्शिता सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। नागरिकों को जानकारी प्रदान करके मीडिया सूचित निर्णय लेने में सक्षम बनाती है एवं राजनीतिक विमर्श को बढ़ावा देती है। हालांकि मीडिया के पूर्वाग्रह, सनसनीखेजता और मीडिया स्वामित्व के संकेंद्रण के बारे में चिंताएं जताई गई हैं, जो सूचना के प्रवाह को विकृत कर सकती है। लोकतंत्र के कामकाज के लिए एक स्वतंत्र एवं स्वायत्त मीडिया आवश्यक है, किंतु इसे जन विश्वास बनाए रखने के लिए जिम्मेदारीपूर्ण कार्य करने की आवश्यकता है और मीडिया इसी से अपने मार्ग से भटक रही है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सर्वाधिक तर्कसंगत और विवेकपूर्ण निष्कर्षों को सर्वोत्तम रूप से दर्शाया जाता है, जिन्हें इस परिच्छेद से प्रतिपादित किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर ए है, मीडिया स्वामित्व संकेंद्रण का लोकतंत्र पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। महोदय ये देखिए क्या शब्द बोल रहे हैं, कोई प्रभाव नहीं पड़ता। बी में कह रहे हैं कि मीडिया पूर्वग्रही लोकतांत्रिक समाज के सक्षम एकमात्र समस्या है। सी में कह रहे हैं लोकतंत्र के प्रभावी ढंग से कार्य करने के लिए एक स्वतंत्र एवं स्वायत्त मीडिया आवश्यक है। और डी में कह रहे हैं बच्चे कि मीडिया में सनसनी खेजता लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं को सुदृढ़ करती है। ये कह रहे हैं कि सुदृढ़ करती है, सुदृढ़ नहीं, एक चुनौती पैदा करती है। तो करेक्ट आंसर बताइए बच्चे, इसका राइट आंसर क्या होगा। आई होप आपने इसका करेक्ट आंसर दिया होगा। देखिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है कि लोकतंत्र के प्रभावी ढंग से कार्य करने के लिए स्वतंत्र और स्वायत्त मीडिया आवश्यक है। देखो बच्चे, मीडिया का मूलभूत उद्देश्य होता है सरकार की जो नीतियां होती हैं, जरा समझना, नीतियों में कमियां निकालना। मीडिया का ये उद्देश्य होता है कि सरकार कोई भी कानून बनाए, कोई भी कानून XYZ कोई भी कानून सरकार बनाए, लोकतंत्र में अगर मीडिया है तो उसमें कमियां निकाले। उसका उद्देश्य है कि कमियां निकालो आप इसमें, ताकि मीडिया से वो सीख सके। मीडिया आप देखोगे जनता की आवाज़ होती है,
ठीक है, तो इसलिए सी इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगले परिच्छेद की बात करते हैं। लेकिन आज की मीडिया तो गोदी मीडिया होगी, गोद में बैठ जाती है। उपयुक्त परिच्छेद के संदर्भ में निम्नलिखित पूर्व धारणाएं बनाई गई हैं। जैसे वो पहला स्टेटमेंट है, मीडिया स्वामित्व का संकेंद्रण लोकतांत्रिक जवाबदेही को कमजोर कर सकती है। दूसरे में कह रहे हैं कि मीडिया में सनसनीखेजता मीडिया पूर्वाग्रह से अधिक खतरनाक है। अब आपसे पूछा है इसमें कि कौन सा सही है, यही पूछ रहे हैं ना आपसे। पूर्व धारणाएं हैं तो सही आपसे पूर्व धारणाएं पूछेंगे। देखिए ऑप्शंस क्या देके रखें, ऑप्शंस हैं उपयुक्त में से कौन सी पूर्व धारणा या पूर्व धारणाएं मान्य हैं। ठीक है, इसके बारे में आपसे पूछा है और यहाँ पर हो गया है कुछ टेक्निकल इशू। मैं इसको आज पक्का दिखाऊंगा कि टेक्निकल इशू क्यों होता है ये बार बार। पूर्व धारणा या पूर्व धारणाएं मान्य हैं। ऑप्शन नंबर ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, डी ना तो एक नहीं दो। इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चे एक। जो आप देखोगे इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए है, केवल एक इसमें सही है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है आपका 45, दो पाइप एक कंटेनर को 7 घंटे और 8 घंटे में भर सकती हैं। अब देखो दो पाइप है, यहाँ पर ए मान लो एक पाइप बी मान लो। ये क्या कर रहे हैं, 7 घंटे और बच्चे 8 घंटे में भर सकती हैं। ठीक है, दोनों पाइपों को एक ही समय पर खोला जाता है और यह पाया जाता है कि कंटेनर के तल में रिसाव के कारण कंटेनर भरने में 16 मिनट अधिक लगते हैं। कितने मिनट लगते हैं महोदय? ज़्यादा 16 मिनट, उसको प्लस मतलब कि ज़्यादा लगते हैं, 16 मिनट ज़्यादा लगते हैं। ठीक है, रिसाव बिंदु द्वारा कंटेनर को खाली करने में लगने वाला समय ज्ञात कीजिए। अगर हम इससे कंटेनर को खाली करें तो कितना लगेगा, इसका एलसीएम ले लेते हैं तो 7 8 56 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर 8 हो जाएगा और यहाँ पर 7 हो जाएगा। 7 दूनी 14 और 8 दूनी 16, कितना हो जाएगा बच्चे? ये आपका आप देखोगे तो ये हो जाएगा आपका 15। कितना हो जाएगा? 15 हो जाएगा। मतलब कि 56/15 इसका राइट आंसर। देखो सॉरी। ठीक है, तो ये आपका कितना है, एलसीएम है 56 और कितना हो जाएगा अगर दोनों इसमें चलते हैं a + b अगर करते हैं तो कितना हो जाएगा 15। ठीक है, 15 हो जाएगा। अब आप बताओ मुझे, अगर मैं इसको डिवाइड करता हूं तो कितना समय लेगा? 15 चौका 15 पंजे 15 तिया 45, 3 घंटे हो गया। तो 15 तिया 45 कितना आएगा? 1 1 11। अगर आप देखोगे, आई होप आपको अगर ये विजुअल हो रहा है तो यहाँ पर कर देते हैं, तो आप देखोगे कितना हो गया। तो 11 बचा, 11 बचे 15 बचा और यहाँ पर अगर हम मिनट बना लें तो 60 कर देंगे। 15 चौका 60 तो 11 चौक 44। मतलब कि ये हो गया बच्चे आपका कितना हो गया? अभी 1 सेकंड रुकिएगा, 3 घंटे 44 मिनट हो गया। कितना हो गया? 3 घंटे कितना हो गया? 3 घंटे 44 मिनट हो गया। इट्स क्लियर नो? ये कह रहे हैं 16 मिनट अधिक लगते हैं, प्लस हमने क्या कर लिए 16 इसमें ऐड कर लिए, तो कितना हो गया 0। ये कितना हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा 5 1 6, 1 घंटा ये हो गया। तो 3 + 1 3 घंटे 60 मिनट, मतलब कि 4 घंटे इसको हो गए। कितने हो गए बच्चे? 4 घंटे आपके हो गए। ठीक है, 4 घंटे आपके हो गए। अब मैं आपको अगर करूं और इसको करने का प्रयास करें तो आप मुझे बताइएगा टोटल हो कितना गया। ये कितने हो गए? 4 घंटे हो गए। पहले हो कितने रहे थे आप देखोगे, ये 4 घंटे हो गए और पहले कितना हो रहा था? 7 और 8 हो रहे थे, 15 घंटे। फिर उसका अगर माइनस आप करके लाओगे तो आप इसमें अगर करोगे, ठीक है 1 सेकेंड रुकिएगा, 1 सेकेंड रुकिएगा, मैं इसको रफ कर देता हूँ। कितने हो गए बच्चे? ये 4 घंटे हो गए। कितने हो गए? कुल जो टाइम लग रहा है, कुल कितना लग रहा है? 4 घंटे। ठीक है, कितना लग रहा है? 4 घंटे आपका लग रहा है। 56 था। अब यहाँ पर जो कुल है ना, कुल ध्यान रखना, ये टोटल जो है A B C मान लेते हैं, ये जो 16 घंटे वाला C मान लेते हैं 16 मिनट वाला, तो ये 56 है। अब 56 को 4 से करो, कितना होगा? 4 ही करना 4, 4 चौक 16, 14 हो गया। कुल 14 हो गए। बन कितना रहा था आपका? 15। A और B का जो था 7 और 8 15 होते हैं, माइनस 14 आप करोगे तो कितना आएगा? 1 आएगा। ये जो है C का है महोदय, किसका है? C का है 1। अब C कितने में करेगा? अब 56 था और 56 को आप क्या करोगे? 1 से करोगे तो कितना आएगा? 56 ही आएगा। और जब 56 ही आएगा तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 56 ही हो जाएगा। इट्स क्लियर है नो? चलिए, मैंने यहाँ पर 15 में से 14 क्यों घटाया? क्योंकि बच्चे ये A और B का है और C का हमें निकालना था, तो C का 1 आएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पर चीज़ें आपकी क्लियर
हो गई होंगी। या आपका भी 56 ही आया है? अगर आपका 56 आया तो सही है और गलत आया तो सर गलत है। चलिए आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं है, अच्छा क्वेश्चन है। बट ये कह रहे हैं कि एक लड़की पैदल स्कूल जाती है और रिक्शा से घर वापस आती है। जरा समझना, इधर से गई फिर उधर से आई, इसको 2 राउंड लगे तो कितना वापस लगते? कुल 45 मिनट लगता है। कितना लगता है इसको? कुल 45 मिनट लगता है। ठीक है, वही लड़की पैदल दोनों तरफ से, आप देखोगे दोनों तरफ, अब दोनों तरफ इधर से भी पैदल जा रही है वो और उधर से भी पैदल आ रही है, तो इसको कितना लग रहा है बच्चे? 65 लग रहा है। याद रखना, तब उसको कितना समय लग रहा है? 65 लग रहा है। पैदल रिक्शा से चलने पर और रिक्शे से चलने पर, देखो पैदल चलने में और रिक्शे से चलने में दोनों का योग कर रहा है। ठीक है, यहां पर भी दोनों का योग कर रहा है। आप मुझे बताइएगा कि लड़की को रिक्शा से दोनों तरफ जाने में कितना समय लगेगा, ये आपसे पूछ रहे हैं। जब लड़की पैदल जा रही है, ध्यान रखेंगे यहाँ पर क्या है, देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर जा रही है रिक्शे से, फिर पैदल जा रही है, रिक्शे से आ रही है, यहाँ पर पैदल जा रही है पैदल। तो आप मुझे बताओ कि अगर मैं कहूँ वो जब पैदल जा रही रिक्शे से आ रही माइनस, अब दोनों तरफ से क्या हो रही है वो, आप कहोगे कि सर दोनों तरफ से वो पैदल जा रही है और पैदल आ रही है, तो 2 से क्या करोगे? डिवाइड करोगे। इट्स क्लियर है ना? तो 2 से क्या करोगे? डिवाइड करोगे। अब यहाँ पर देखो, अगर आप इसको कर लोगे तो कितना आ जाएगा? 5 और 5 करिएगा, कितना आएगा? जोड़िएगा, 5 और 5 0, 2 20। ठीक है, यही आएगा ना? 45 है, 65 है, 1 सेकेंड रुकिएगा, 45 65 है। क्लियर है? सही है। और दोनों तरफ से वो जा रही है आ रही है, दोनों रिक्शों से जाने में लगा समय, करिएगा इसको, राइट आंसर बताने का प्रयास कीजिएगा। घर से वापस आती है 45, 1 सेकेंड रुकिएगा, 1 सेकेंड, 45 × 2, 5 दूनी 10 का 0, 1 4 दूनी 8 1 9, 5 यहाँ पे बचा कितना? 8 बचा, 8 में से 6 जाएगा 2। हाँ, अब देखो जब वो दोनों तरफ से आ रही जा रही है तो इसको जरा समझना बच्चे यहाँ पर। तो 45 का डबल कितना होगा बताइएगा? 45 दूनी 90। ठीक है, तो इसका इंटू 2 कर देंगे, 45 दूनी 90, 1 सेकेंड रुकिएगा, 45 दूनी 90। अब इस 90 में से हमें क्या करना है? इसका निकाल देना है। 65 × 2, तो आप करोगे कितना आ जाएगा? 25/2। अब रिक्शे से भी कितनी है? 2 बार जा रही है, तो 2 से 2 कट जाएगा, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? क्योंकि अगर आप रिक्शे की भी डबल बनाओगे तो फिर भी इतना ही 25 आंसर आएगा। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। दोनों आप देखोगे, अगर वो लड़की को रिक्शे से दोनों तरफ से जाने का समय लगेगा तो 25 लगेगा उसको, इतने मिनट लगेंगे, 25 मिनट उसको लगेंगे। ठीक है, चलिए कितने लग जाएंगे इसको? 25 आपके मिनट लग जाएंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, द्विघात समीकरण से क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा द्विघात समीकरण है? अब इसको आप सोल्व करेंगे। अब देखिए मेरे पास में थोड़ा जगह कम है, आप किस किस को सोल्व करेंगे? जैसे 4x + 1 है, ठीक है, और 2x - 1 है, तो इतना आएगा सर। क्या आएगा? 5x² + 5 बिल्कुल आना चाहिएगा अगर आप करोगे तो। दूसरा नहीं आने का, ये 4x+, अब देखो ये नहीं आने का है, नहीं ये आपका 8 नहीं आने का है, लेकिन 4x - 4, 4x + 7 अगर आप करोगे तो ये इसका द्विघात समीकरण में आ जाएगा। तो पहला और तीसरा इसमें सही है, मतलब किसी इसका राइट आंसर क्या है बच्चे? हो जाएगा। आपके पास में रफ कॉपी होगी, आप उसको क्या करें? सोल्व करें एक बार, ठीक है। और नहीं बनेगा आपसे तो मैं आपको टेलीग्राम पर क्या कर दूंगा? इसको करके सोल्व आपको दे दूंगा, ठीक है। जो क्वेश्चन आपसे नहीं होगा मैं वहां पर आपको सोल्व करके दे दूंगा। अपने टेलीग्राम का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में देके रखा है, उसको आप फॉलो कर लीजिएगा। देखिए क्या है क्वेश्चन अगला। सुरेश की आयु मनु की आयु से 3 गुना से 20 वर्ष अधिक है। देखो यहाँ पर आपको इस तरीके से करने हैं ये सवाल। जैसे आपको लिखना है यहाँ पर सुरेश S और यहाँ पर लिख लेना है मनु। मान लीजिए मनु की आयु x है तो सुरेश की आयु 3x प्लस कितनी है? 20 वर्ष अधिक है। यही करोगे आप, 3x + 20, ठीक है, यही करोगे। सुरेश और मनु की आयु का गुणनफल, मतलब कि आप देखोगे S × M अगर आप करोगे तो कितना है? 500 है, ठीक है, यही तो ना सुरेश और मनु की आयु का। सुरेश और मनु की आयु का योग क्या है? एक तो है कि आप ऑप्शंस के थ्रू चले जाएं, एक है कि आप विदाउट ऑप्शंस के थ्रू भी इसको कर सकते हैं। इट्स क्लियर है नो? चलिए आइए इस पे गुणनफल पूछा। देखो मुझे आप बताओ
मुझे आप बताओ क्या 1 सेकेंड, मुझे आप बताओ अगर आप इसको करोगे तो आप करोगे x, ठीक है, 3x + 20 बराबर 500, यही आपको करना पड़ेगा। और जब आप इसको करोगे तो आपको वही द्विघात समीकरण वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पर आ जाएगा। चलिए आप देखते हैं, ये आ जाएगा 3x स्क्वायर प्लस यहाँ पर आ जाएगा 50x माइनस 30x माइनस 500 बराबर 0। 1 सेकेंड रुकिएगा, 1 सेकेंड रुकिए, बराबर 0, ठीक है, थोड़ा इधर कर लेते हैं, अब आपको दिख रहा होगा, बराबर 0। क्लियर। उसके बाद यहाँ पर अब इसको द्विघात समीकरण आपका बन ही गया है, तो ये हो जाएगा आपका x, इधर आ जाएगा 3x + 50, इधर आ जाएगा आपका -10x, ठीक है, और इधर आ जाएगा 3x + 50, क्योंकि 5 × 50 500 हो जाएगा। अब आप इसको कर लेंगे, ये हो जाएगा x माइनस 10 और एक में आ जाएगा 3x + 50, ठीक है, यही हो जाएगा और बराबर 0। अब बस और कुछ नहीं करना है, आप हो गया सोल्यूशन। अब देखो मनु की जो आयु है, अगर आप देखोगे x का मान ओब्वियसली x का मान कितना आ रहा है, 10 आ रहा है, ठीक है, x का मान कितना आ रहा है, 10 आ रहा है। आप देखोगे तो जो मनु की आयु है वो कितनी है, मनु की जो आयु होगी यहाँ पर मनु की आयु 10 वर्ष होगी, ठीक है, 10 वर्ष होगी। अब उसमें अगर दोनों का योग की बात कर रहा है तो कितना हो जाएगा, 10, यहाँ पर आप देखोगे 3 × 10 कितना हो गया, 30 हो गया, और प्लस 20 आप इसमें कर देंगे तो कितना हो गया, 50 इसका राइट आंसर आना चाहिए। ओब्वियसली इसका 50 राइट आंसर आना चाहिए, ठीक है। तो देखिए इसका राइट आंसर क्या होगा, क्योंकि दोनों की योग है ना, तो यहाँ पर 10 भी आ गया, 10 उसके करके, तो इसका राइट आंसर 50 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आपने इसका राइट आंसर दे दिया है, तो ये द्विघात समीकरण है, आप इसको मेरे साथ ही करें तो सीख सकते हैं। अन्यथा आपने बहुत ज़्यादा ये क्लास 7th 8 में 10 में तो बहुत ही पढ़ते हैं, वहाँ पर आप बहुत पढ़ते हैं इसको, तो भाई a + b इस तरीके से। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, क्वेश्चन है आपका, आई होप आपको क्वेश्चन विजिबल हो रहा है। क्वेश्चन है 49, 1 सेकेंड, 49 क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जैसे पहला है 1:21 पर घड़ी की सुइयां समकोण बनाएंगी। दूसरा है 7:30 पर घड़ी की सुइयां 45 डिग्री का कोण बनाएंगी। मतलब कि ये आपको पता होना चाहिए, यहाँ पे 12 है, ये 3 है, ये 9 है, ये 6 है, ये 1 है, ये 2 है, यहाँ की बात कर रहा है, 7 बजे की बात कर रहा है ना, तो ये 7 है। 7:30 पर आप देखोगे तो 7:30 पर घड़ी कहाँ हो जाएगी, 7 से आगे जाएगी, यहाँ पर 8 है, तो इसके बीच में आपकी जाएगी और ये घड़ी यहाँ पर आ जाएगी। कितने का बनाएगी, 1 मिनट में कितने का बनाती है बताना, 1 मिनट में 6 का बनाती है, तो यहाँ पर हो जाएगा 5 और 2.5, 7.5 हो जाएगा। तो 7.5 से अगर आप करोगे 6 पंजे 30, 7 6 42 और प्लस इसका आधा लगा लो, ठीक है 3, ठीक है, तो 45 डिग्री का कोण बनाएगी। दूसरा तो है इसमें एकदम करेक्ट। पहला वाले को भी देख लेते हैं, पहला वाला क्या सही है, दूसरा तो है इसमें आपका सही। पहला वाला क्या कह रहा है, पहला वाला कह रहा है 1 अब देखो इसका आपको रखना पड़ेगा बच्चे। जब आप क्या करते हैं, इसका समय निकालते हैं, 90 डिग्री का कोण कब बनाएगी, ये कह रहा है समकोण, मतलब कि 90 डिग्री, समकोण पे 90 डिग्री होता है। तो देखो इसका एक सूत्र होता है बच्चे, इसका होता है 2/11 ब्रैकेट में होता है घंटे इंटू 30 मिनट्स प्लस कोण कितना है ये, ठीक है, यही आपसे पूछा, बस रख दो, कुछ नहीं करना है। 2/11 इंटू घंटे कितना है 1, ठीक है, इंटू यही तो पूछा ना, तो बस अब आपको वैसे ही रख देना है। कितना आ जाएगा 30, कितना आ जाएगा 30 प्लस 90 डिग्री का कोण है, तो कितना हो गया देख लो, 2/11 और ये हो जाएगा कितना, प्लस है ना 9/120। अब इसको कर दो आप इधर, जब आप इसको करोगे तो निकल के आ जाएगा इसका आंसर भी। देखो तो कितना हो जाएगा 12 दूनी 24, ये यहाँ पे कर लेते हैं, 12 दूनी 24/11, 11 दूनी 22, ठीक है, कितना बचा 11 दूनी 22, 2 बचा 20, 11 का ना 11, ठीक है, इतना हो गया, और
ये आ जाएगा 9, ठीक है 9/11, ठीक है बनाएगी बिल्कुल, समकोण है 90 डिग्री का, बिल्कुल बनाएगी। तो पहला वाला भी आपका सही हो जाएगा, ठीक है, ये पहला वाला भी आपका सही हो जाएगा। तो ये सूत्र आपको ध्यान होना चाहिए बस, और कुछ नहीं था इसमें। और विदाउट सूत्र के भी जो पहला वाला मैंने देखो दूसरा स्टेटमेंट था, विदाउट सूत्र के आपका क्या है, कोई नोट फार्मूला मैंने उसमें यूज किया है, केवल एक, ठीक है, जो सवाल है उसके थ्रू कराया। तो दोनों इसमें क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे। सही पूछा है तो सी इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा। इट्स क्लियर है नो। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, परंतु इंग्लिश वाले एस्पिरेंट्स को आइए ध्यान में रखते, उनको कैसे छोड़ देंगे यार, उनको भी साथ लेके चल रहा है। पैसेज 2 देखिएगा, पढ़िए अपने स्तर पे, फिर ऑप्शंस दीजिएगा इसका राइट आंसर। फिर ये है 44 के आंसर विच ऑफ द अब्जम्पशन पूछा आपसे। 45 2 पाइप कैन, फिर 46 ए गर्ल्स गोज टू स्कूल। 47 which of the following। 48 the age of Suresh is 20 years more than the 3 the age of Manu। 49। आइए आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्या हो सकता है आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन, ठीक है। मैं इसमें एक और पार्ट बच्चे लूँगा क्योंकि नहीं तो क्लास आपकी बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाएगी। देखिए क्वेश्चन क्या है, आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, खेल खेलने के लिए टोकन को एक बॉक्स में रखा जाता है। इन सभी टोकन पर 1 से 34 तक की संख्याएं अंकित होती हैं। टोकन यादृच्छिक रूप से निकाले जाते हैं। क्या संभावना है कि निकाले गए टोकन पर संख्याएं 3 और 5 का गुणक हो। देखो 3 और 5 का गुणक हो, ये आपसे पूछा गया है। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। आइए देखते हैं। ऑप्शन ए है 11/30, बी 9/34, सी 7/17 और डी है 15/34। बताइएगा राइट आंसर क्या है। चलिए देखिए, 1 से 34 तक संख्याएं हैं, कुछ नहीं है। मैं कहूँ एस का मान, अगर मान लें कि सर एस के मान को अगर हम मान के चलें कि 1 2 3 4 34 होगा, तो मैं कहूँगा कि एन एस के मान कितना हो जाएगा, तो मैं कहूँगा सर 34 है, मान लो, ठीक है, मैंने 34 मान लिया। अपनी तरफ से मैं मान के चलूँगा इसमें कई चीज़ें। देखो मैंने कहा वो संख्या n थी और s बराबर कितना था, 34 था, मतलब कि 34 था, ठीक। मान लीजिए कि a बराबर 3 और 5 के गुणन प्राप्त करने की संभावना हमें निकालनी है कि a बराबर 3 या फिर 5 के हमें गुणनखंड इनके निकालने हैं, ठीक है। तो इनको निकालने के लिए क्या करेंगे, जैसे मैं कहूँ 3 के गुणनखंड निकाल लो, तो 3 के गुणनखंड क्या हो सकते हैं 34 तक, जरा बताना। 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौक 12, 3 पंजे 15, 3 छंग 18, 3 सत्ते 21, 3 अट्ठे 24, 3 नम 27, 3 ढाई 30 और 3 3 33, ठीक है, ये हो जाएगा। 3 का 11 से 33 यही होंगे, 34 तक नहीं जाएंगे। तो एक तो संभावना ये हो गई, भैया हो गई। अगर आप इसको नोट डाउन करोगे तो देखो 1 2 3 4 5, तो कितने हो गए 10 11 हो गए कि नहीं। तो आप कहोगे सर 11 हो गए, बट उसके साथ साथ अगर बच्चे आप देखेंगे ये तो 11 हो गए, लेकिन अगर मैं 5 की कर लूँ, अगर मैं 5 की कर लूँ, 5 दूनी 10, 5 ते 15, 5 चौक 20, 5 पंजे 25 और 5 छंग 30। अब 36 तक नहीं जा सकता मैं, तो यहाँ पर भी हो गए, कितने हो गए 3 और 3 6 हो गए, नहीं ना। तो हम क्योंकि 1 का लेंगे। अब मुझे बताओ अगर मैं इसके एलसीएम का ले लूँ, ठीक है, मुझे आप बताइएगा कि 3 और 5 का एलसीएम क्या होता है। इनका एलसीएम क्या होता है महोदय, 5 तिया 15। तो मैं कहूँ आपसे 15 दूनी 30, 2 ये ले लेते हैं, तब भी नहीं। तो 11 और 2 कितने होते 13। अगर आप देखोगे P बराबर A और N बराबर A का, तो 15 बटे कितना हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा। तो पूर्ण रूप से अगर आप देखोगे 15, इसका एक फार्मूला मैं लिख देता हूँ आपको ताकि समझ में आ जाएगा। रुकिए एक सेकेंड, मैं यहाँ पर आपको एक फार्मूला लिख देता हूँ, इसको थोड़ा सा समझिएगा। तो ये आ जाएगा यहाँ पर P ब्रैकेट में A बराबर N A अपॉन N के आ जाएगा S। बस ये आपको कर देना है। और जब आप ये करोगे तो P बराबर A कितना है, तो आप कहोगे 15 इंटू कितना था 34,
तो कितना आ जाएगा इसका राइट आंसर 15/34 इसका राइट आंसर आ जाएगा। तो इसका जो 15/34 राइट आंसर होगा ये आपसे पूछा है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, आप बताइएगा क्या हो जाएगा क्वेश्चन का 50 का जो राइट आंसर होगा बच्चे, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, ऑप्शन नंबर डी। अगली जो क्लासेस होगी, अगली क्लासेस में हमारे 30 क्वेश्चन और रह गए हैं, इसमें परिच्छेद से हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो चलिए आप इस परिच्छेद को पढ़िएगा, मैं आपके लिए परिच्छेद छोड़ के जा रहा हूँ और इसको परिच्छेद को आप आवश्यक रूप से पढ़ें अपने स्तर पर। परिच्छेद पढ़ने के पश्चात वीडियो को पॉज करके, और यहाँ पर ऑप्शंस हैं, आपको यहाँ पर आंसर दे देना है। आज की क्लासेस में बच्चे इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं अगली किसी टॉपिक पे, अगले किसी टॉपिक में, इसका जो पार्ट नंबर 3 है उसमें। तब तक के लिए आपका धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक, बाय। और मन लगा के पढ़ते रहिएगा। मिलता हूँ अगली क्लासेस में इसी के पार्ट नंबर 3 में। बेस्ट ऑफ लक, बाय।